वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। अगेन हम लोग फिज़िक्स के मॉडर्न फिज़िक्स का क्वेश्चन देख रहे हैं। एंड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि एग्ज़ाम के समय हमें बहुत सारे डिटेल कंसेप्ट पे नहीं जाना है। जो फार्मूला बेस्ड जो भी है, जितना भी आता है वो करना है। एंड जो मॉडरेट और जो सिंपल क्वेश्चन होंगे, है ना, जो मॉडरेट और सिंपल क्वेश्चन होंगे उनको पहले सॉल्व करना है। एंड डोंट डेविएट कि हार्ड क्वेश्चन है और जुनून मैं तो करके रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं, ये सब कुछ अपने अंदर नहीं लाना है। पैनिक नहीं होना है। अपने फ्रेंड, जो भी आपको फ्रेंड ऐसा फील हो रहा है कि वो हमसे ज़्यादा जानता है या हमसे कम जानता है, उसके साथ भी एग्ज़ाम देने मत जाइए। गो विथ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, इसलिए कि वो आपको कुछ बता देगा, मैंने यहाँ पढ़ा, ये ट्यूशन पढ़ा, वो पढ़ा, ये असाइनमेंट पढ़ा, तुमने तो नहीं पढ़ा, हमने ये किया। तो इन दैट केस आपको क्या हो जाएगा कि आप सोचिएगा कि मेरा तो छूट गया है, तो वो आपके एग्ज़ाम पे अफेक्ट करेगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि जो जेईई एडवांस का पेपर होता है, इस बात से कहीं मतलब नहीं रखता है कि किसने कहाँ पढ़ा। वो इस बात से मतलब रखता है कि जिसने जहाँ भी पढ़ा, जितना भी सीखा, उसका कंसेप्ट। मान लो कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो फर्स्ट टाइम में मेरा जब जेईई स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया था, तो मेरा बस 3 या 4 ही चैप्टर हुआ था फिजिक्स में। और उतना ही में मैंने एमएमआर अख्तर पटना में अख्तर सर से जब मैं पढ़ रही थी, तो उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि जस्ट मैंने ट्यूशन शुरू किया है, 2-3 महीना हुआ है, मेरा कैसे हो गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है और मतलब जितना कंसेप्ट क्लियर है, उतना आप अच्छे तरह से एग्ज़ाम में लिख पा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन होगा। बहुत लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं। बहुत लोग बहुत कम भी पढ़ते हैं और थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होता है, उसमें भी क्वालिफाई करते हैं। तो देयर इज़ कोई डिफिनीशन नहीं है इसका। बस ये है कि आप मेहनत करते रहिए, सतत प्रयास कर। फिजिक्स में कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। कितना भी तुम बना लो, ये बुक बना लो, वो बुक बना लो, ये पैकेज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चे आ रहे हैं, बस ऐसा पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ऐसा भी मैं 2-3 दिन पहले कुछ बच्चों से बात कर रही थी। दे आर इन द प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना। स्टिल वो मतलब जो नीट में ओनली 250 सॉल्व करके लाए हैं, 2 साल से 3 साल से वहाँ पढ़ रहे हैं। तो क्या इसका इस बात का क्या मतलब निकल के आता है? इस बात का यही मतलब निकल के आता है कि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। कोई इंस्टीट्यूट, चाहे वो मेरा इंस्टीट्यूट हो या कहीं का इंस्टीट्यूट हो, वो इंस्टीट्यूट का नाम और बैनर आपको नहीं पढ़ाता है। वहाँ के जो टीचर हैं वो आपको पढ़ाते हैं, और उस टीचर से आपका जो सिंक्रो होता है, और वो अगर बैठता है और आपको कंसेप्ट समझ में आता है, सब कुछ क्लैरिटी होती है, तभी आप उस फील्ड में आगे की ओर बढ़िएगा। ठीक है। अगर आपका नहीं है या पहले से आपका सेक्शन वीक है और टीचर का स्टैंडर्ड या इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड हाई है, तो भी नहीं होगा। आपका वीक है तो आपको पहले वीक से उस लेवल में आना पड़ेगा, देन आप उस टीचर के साथ अच्छे से कोलैब हो सकते हैं और अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। तो पहले लोअर है तो यहाँ तक आइए, तभी यहाँ ये गैप फुलफिल होगा। हाँ, अगर आप इसी गैप पे हैं और इस गैप में भी आप जो लो स्टैंडर्ड, कोई प्रीमियम इंस्टीट्यूट में भी है, लो स्टैंडर्ड टीचर और लो स्टैंडर्ड ब्रांच में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ ये गैप फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप यहीं पे रहिएगा, है ना। तो दिस इज द डिफरेंस। इसको समझिए कि क्या होता है। क्या हम जो रिजल्ट दिखाते हैं, तो क्या सबके सब, मेरे यहाँ अगर 10,000 बच्चा इनरोल होता है, तो हम क्या 10,000 का सबका दिखा देते हैं? जो वही चीज़ दिखा जाता है। आपने देखा ना, फेसबुक पे हमेशा हंसता हुआ चेहरा दिखता है, वो दिखता है जो रोता हुआ चेहरा है ना। तो इस चीज़ में मत भ्रमित होइए। आप लोग बस पढ़ाई मन लगा के करिए, और आप सोचिए कि आपने जो कंसेप्ट पढ़ा, क्या आप उसे कर पा रहे हैं, है ना। जब आपसे कर पा रहा है, ये नहीं कि सिर्फ आप एनसीईआरटी कर रहे हो, आप एनसीईआरटी के अलावा अदर भी क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि आपको 20-20 लाख, 15-15 लाख लोगों के सामने खा भी चाहिए। एडवांस में तो कम बच्चे, 2.5 लाख बच्चे अपीयर होंगे उसमें। आई थिंक 1.4 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन कराया है। उतने ही बच्चे के साथ आपको कॉम्पिटिशन है, लेकिन वो बच्चे हैं जिन्होंने मतलब उनको आता है। बाकी 20 लाख में होते हैं कि कुछ बच्चे 4-5 लाख तो ऐसे ही भर देते हैं फॉर्म, तो उसका कोई मतलब नहीं। फिर हाँ, उन बच्चों से आपका कंपटीशन है, तो वहाँ पे आपको एक्सेल करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। और चैप्टर खत्म, ये चैप्टर खत्म, वो चैप्टर खत्म, नो। आपने जितना पढ़ा है वो आपको आया या नहीं आया,
दिस इज द इम्पॉर्टेंट। और इसी तरीके से पढ़ाई करनी। तो देखो ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा अच्छे से कर लो, जेईई एडवांस में मत छोड़ना। ये मॉडरेट में आएगा या सिंपल में आएगा, है ना, तो इसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा हर्डल नहीं होगा। जनरली इसमें शुरू वाला जो है रोटेशन मिक्स नहीं होता है, टूटते हैं, मास डेल mc² पे आता है, फार्मूला बेस्ड होता है, मिलाने वाला आएगा आपको, मैट्रिक्स मैच PQRS वैसा आएगा। तो देखो अभी जैसे इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द, ये 21 का है, हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन अ बार्मर सीरीज इज 9/5। ऐसा है क्या, ये पूछा जा रहा है, बार्मर सीरीज की बात हो रही है। and there is an overlap between the wavelength ranges of Balmer and Paschen। बार्मर एंड पास्चर में क्या ओवरलैप हो रहा है, बार्मर एंड पास्चर में क्या ओवरलैप हो रहा है, ऐसा पूछा जा रहा है। एंड द वेवलेंथ ऑफ a Lyman series is given by इतना, where lambda naught is the shortest wavelength, is the shortest wavelength, a Lyman series and is an integer, and is an integer, ठीक है। इसमें दिया the wavelength ranges of Lyman and Balmer series do not overlap। बोल रहा है कि क्या वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बार्बर सीरीज जो है वो ओवरलैप नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ ये बोल रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। बस ये क्वेश्चन एक सिंपल सा है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, HC बाई लैम्डा इज इक्वल टू RHC अपॉन लैम्डा स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, है ना। इसी कंसेप्ट पे, इसी फार्मूला का यूज करके बहुत जल्दी हो जाएगा। इसको छोटा कर देते हैं एंड इसको क्लीन ही कर देते हैं। क्लीन में मेरा सब क्लीन हो गया। इसमें हमको बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला थोड़ा सा IQ लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा। मैट्रिक्स मैच वाले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। और फार्मूला बेस्ड जो है, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फार्मूला भी लिख देती हूँ, आपको याद रहे। देखो E बराबर एनर्जी बराबर -13.6 Z²/n², याद रखना, ठीक है। EB में E बराबर HC बाई लैम्डा, HC का वैल्यू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई लैम्डा। V बराबर 2.16 10⁻6 Z/m, फिर R बराबर 0.531 n²/z, R बराबर R0 लिखेंगे या 0.5 E एंगस्ट्रॉम में, V में Z/n होता है। एक बार जो पास पेपर में उसमें ये पूछा जा रहा था कि काइनेटिक एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, n² के, R होगा n² के, V होगा सिर्फ n के। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन है, उसके साथ हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पोटेंशियल एनर्जी वही होगा जो काइनेटिक एनर्जी का होगा, सिंपल ही होगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हम इसको याद रखेंगे, ये फार्मूला को याद रखेंगे। और फिर अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को मैंने क्या बताया आपको, बस क्या याद रखना है इसको, you have to use the
आर बराबर आर एच सी 1/λ/hc/λ इज इक्वल टू आर एस सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आर रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, लैम्डा वेवलेंथ होता है, ये आपको पता ही है। तो hc से hc कैंसिल आउट हो गया, यानी 1/λ इज इक्वल टू आर 1/। मेरे को सबको समझाना है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज 1 मिनट का गेम है ये। देखो Lyman मीन्स n1 बराबर लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, जैसे n1 बराबर n होता है l के लिए, n1 बराबर 2 होता है बामर के लिए, n1 बराबर 3 होता है ब्रैकेट के लिए, n1 बराबर 4 होता है n1 बराबर 1 लाइमन बामर ब्रैकेट पाशन फंड 3 and 4 and ये n1 बराबर 5। अब इसमें से हम लोगों को जो भी पूछा जाएगा वो हम लोग उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सीधा सब फॉर्मूला पे मतलब क्वेश्चन पे आते हैं कि करना क्या है। इसको हटा देती हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लैम्डा मैक्स कब होगा, देखो अभी देखो यहाँ पे एक मैथमेटिक्स आएगा, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे hc से कैंसिल आउट हो गया था r, अलाइनमेंट के लिए चेक कर रहे हैं तो 1 ले लेंगे, n1 बराबर n2 स्क्वायर। लैम्डा मैक्स कब होगा, ठीक है 1/, यहाँ जहाँ पे ये मान लो कि ये डिवाइड करेंगे तो x का मिनिमम है ना। ये मिनिमम कब आएगा, जब ये मैक्सिमम होगा, जब ये बड़ा घटाओगे तभी तो ये कम आएगा ना। तो 1/2 n2 मैक्स, और 1/n2 मैक्स कब होगा, जब n2 मीन हो। ये मैथमेटिक्स समझ में आया, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। यानी कि 1/λ मैक्स कभी निकलेगा जब हम उसके बगल वाले सीरीज का यूज करेंगे, r1 माइनस n2, मतलब n2 का वैल्यू 2 लेंगे जो बामर सीरीज का है, 1/4। ये हो गया 4 - 1 3r/4 1/λ मैक्स, यानी लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 4/3r। किसके लिए, लाइमन की। अब ये उल्टा, ये क्या होगा, क्लोजर। मिनिमम कब होगा, मिनिमम जब ये मिनिमम, ये लैम्डा मिनिमम, इसको कम करना है, तो इसको कम करना है यानी ऊपर वाला ज्यादा होना चाहिए, इसमें ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस केस में n2 मैक्स यानी n2 टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, तो लैम्डा मिनिमम निकलेगा। तो अभी हम लोग इसको इधर करते हैं। अभी हम लोग लैम्डा मिनिमम निकालते हैं। तो लैम्डा मिनिमम के लिए n टू इन्फिनिटी, अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे वो होगा। बहुत सारे बच्चों को वही समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, ठीक है। तो 1/λ मिनिमम के लिए क्या करेंगे, ये याद कर लो, ऐसा बहुत बार पूछा गया है। 1 माइनस n टू इन्फिनिटी r लगा देंगे, 1 माइनस ये 1 हो गया, इन्फिनिटी 1/∞ क्या हो जाएगा 0, यानी लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा 1/r। और लैम्डा मैक्स कितना आया 4/3। इसको रिजर्व करके रख लो। ये किसके लिए आया, लाइमन के लिए। क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड द, फिर बामर के लिए निकालते हैं। तो लैम्डा लाइमन मीन कितना आया 1/r और लैम्डा मैक्स आया 4/, है ना। अब इसको हटा दीजिए, इसको हटा देते हैं। अब आते हैं हम
फिर से हम बामर सीरीज की बात कर रहे हैं, तो इसमें लैम्डा मैक्स भी क्लोजर वाला होगा। क्यों होगा बता दिया, जितना क्लोजर होगा 1/लैम्डा मैक्स यानी x का मिनिमम, ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा, जब इसमें से ज्यादा घटाएंगे तो ये कम होना चाहिए तो क्लोजर, तो 1/n1 स्क्वायर, n1 का वैल्यू क्या लिखेंगे 2 यहाँ पे, और n2 के बाद क्या आएगा 3, बस यही करना है आपको। तो 1/लैम्डा मैक्स r 1 माइनस 1/4 माइनस 1/9, ये हो गया 5r, 9 माइनस 4 5r 36, यानी लैम्डा मैक्स क्या हो गया 36/5r, है ना। सिमिलरली लैम्डा मीन में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो लैम्डा मीन क्या हो जाएगा 4/r, तो लैम्डा मीन 4/r, है ना। तो ये किसके लिए आया, बामर के लिए, लिख दो, बामर के लिए यहाँ पर लिख देते हैं लैम्डा मैक्स 36/5r, लैम्डा मीन 4/r, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन अ बामर सीरीज इज 9/5। तो क्या कह रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी लैम्डा मैक्स और लैम्डा मीन, अब देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है ना, यहाँ हमने लिखा ना लैम्डा मैक्स 36/5r और लैम्डा मीन 4/r, किसके लिए, बामर सीरीज के लिए है। अब इस दोनों का रेशियो कीजिएगा, क्या है एक बार, शॉर्टेस्ट है या लॉन्गेस्ट है, ये लिखा है रेशियो लॉन्गेस्ट, है ना। तो लॉन्गेस्ट क्या आया 36, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा 36/5r एंड 4/r, कैंसिल आउट हो गया 9/5 और 9/5 ऑप्शन में है, तो 9/5 ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा आंसर हो गया, 9/5 इज द आंसर। तो यह इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए तो हमारा हो गया, दिस विल बी आंसर। बट ये सिंगल करेक्ट तो है नहीं, मल्टी करेक्ट है, तो एक एक चीज आपको करना पड़ेगा। नाउ वी विल मूव इन द सेकेंड में क्या कह रहा है, देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंज ऑफ बामर एंड पार्शियल सीरीज। ओके, तो क्या बामर और पार्शियल सीरीज के वेवलेंथ में ओवरलैप होगा, ऐसा कह रहा है क्या। बामर का तो निकालिए, पार्शियल का निकाल, द वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज के बारे में बताना होगा, एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज डू नॉट ओवरलैप। तो ये तो ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो सही कह रहा है, बिकॉज हमने क्या लगाया था, देखो लैम्डा मिनिमम 1/r आया था हमारा, बामर सीरीज में 1/r आया था, और लैम्डा मैक्स 4/3r, यहाँ 36/5r है और 4/r है। लाइमन का क्या है, ये L है, ये बामर का है, ये दोनों ओवरलैप कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए और डी तो करेक्ट हो गया, बाकी हमको बाकी चीजों को चेक करना होगा। नाउ आंसर से सिर्फ रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये हो गया। अब नाउ वी विल कम इन। अब क्या करें, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा जीमेल में भी आ सकता। The wavelength of the Lyman series are given by इतना where lambda naught is the shortest minimum की बात कर रही है, तो दूसरा जो होगा n to infinity हो जाएगा। क्यों होगा, मैथमेटिकल मैंने आपको समझा दिया है, तो हम लोग लिखेंगे 1/लैम्डा मीन r 1 plus 1/m² Lyman series and m is an in where lambda naught is the shortest wavelength, ठीक है। ओके ओके ओके,
लेमडा नॉट इज द शॉर्टेस्ट वेव, अच्छा ओ हाँ ये शॉर्टेस्ट वेव लेंथ है, तो हम लोग इसमें क्या लिखते थे, आर लिखते थे एंड ये 1 लिखते थे, है ना, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये क्या होता था, हो जाता था हमारा, ये यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया, तो लैम्डा मीन जो है वो किसके बराबर होगा, 1/r के, और इसका वैल्यू लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 1/r के। अब हमको ये दूसरा फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ इसका क्या होगा, 1/लैम्डा 1 माइनस 1/m, m ले लेते हैं यहाँ पे m स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर 1/लैम्डा, यानी m स्क्वायर बाई लैम्डा m स्क्वायर माइनस 1। आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है तो इसी को इन्वर्स ही कर देते हैं सबसे अच्छा, यहाँ पे m की बजाय n लेना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि यहाँ m दिया हुआ वो ठीक है, बाद में उसको m में कन्वर्ट कर दें, हाँ n ले लिया यहाँ पे, वन अपॉन n स्क्वायर, फिर n स्क्वायर माइनस, अब 1/लैम्डा लेनी, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो लैम्डा का वैल्यू, अब ये क्या कह रहा है, ये वेवलेंथ इज गिवन बाय इतना 1 + 1/m स्क्वायर, where lambda naught is the shortest wavelength line of series and m is an integer, ऐसा होगा क्या, है ना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि m इंटीजर है कि नहीं, और इसमें एक टर्म और था ना, ये r था, तो यहाँ पे r भी होगा और यहाँ पे r n स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, लैम्डा n स्क्वायर अपॉन 1 + 1/m where m is an integer, तो इस तरह का फॉर्म आएगा, ठीक है ना। अब उसको हम लोग इससे कंपेयर कर लेते हैं, उसको हम लोग इससे कंपेयर कर लेते हैं, कैसे आया तो समझ में आ गया आपको। तो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, क्यों, उन्होंने क्या लिखा है कि लैम्डा बराबर 1 + 1/m स्क्वायर, मतलब ये 1/r, है ना। तो ऐसा कह रहे हैं एंड ऐसा पॉसिबल, m इज क्या, m इंटीजर होगा, यानी लैम्डा r इज इक्वल टू 1 + 1/m स्क्वायर, है ना। 1/m स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस लैम्डा, इसको रिवर्स करेंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस लैम्डा, है ना, और m करेंगे तो m बराबर क्या है, √1 माइनस लैम्डा इंटू आर, तो ये तो एक रूट में वैल्यू आ रहा है, एक रूट में वैल्यू आ रहा है, तो क्या ये हो सकता है क्या, ये m इज एन इंटीजर, ऐसा होगा क्या, नहीं नहीं पॉसिबल नहीं, है ना। आप ऐसे भी कीजिएगा, m इज एन इंटीजर, आप यहाँ पे लैम्डा का तो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे लैम्डा, यानी इसको हम कंपेयर भी कर ले, लैम्डा नॉट, ठीक है, और n स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस 1 से, अब इसको कंपेयर भी कीजिएगा तो क्या m स्क्वायर इंटीजर आएगा, ये आ गया m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर, लैम्डा नॉट हो गया, इसमें भी 1/r है तो लैम्डा नॉट कैंसिल आउट हो गया, n स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस 1, इस दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करके बता सकते हैं कि m, तो m जो है इंटीजर में नहीं आएगा, क्योंकि इसको एक वैल्यू ले लीजिए आप, तो देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वो रूट में आएगा, और ये एक n जो है सो इंटीग्रल वैल्यू है बट m नहीं है। मान लो कि इसको k ले लिया, इसको k ले लिए तो क्या होगा, m स्क्वायर k बराबर m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर कॉमन हो गया, k माइनस 1 इक्वल टू 1, है ना, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k माइनस 1, m बराबर प्लस माइनस √1 माइनस k, तो ये तो आएगा ही नहीं, एंड हमेशा के लिए इंटीजर नहीं आ सकता, कोई ऐसा केस अगर हुआ तो नहीं कह सकते, बट m नहीं आएगा, तो c तो निगेट करना नहीं होगा, b तो नहीं होगा, हमने पहले ही निगेट कर दिया तो ओवरलैप नहीं हुआ, तो a एंड d इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन। तो मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, फटाफट फार्मूला डालिएगा, सारे फार्मूले याद रखने हैं। कुछ वैसे 1/r का वैल्यू 91.1 नैनो में है पर मीटर, तो ऐसे याद रखना है। कांस्टेंट याद करना है, ई बराबर एच सी वैल्यू, एच सी का वैल्यू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है, ये आपको याद रखना है ना। वहाँ पे टाइम आर का R0 0.53 अंगस्ट्रम स्क्वायर जेड, तो वो 0.53 का वैल्यू याद रखना। इस पर एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, बहुत बड़ा सा लिखा हुआ था, बट फार्मूला लगा के हो गया था 1 मिनट के अंदर में। तो इन सारे फार्मूला को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।